नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण 120 प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग CDP से संबंधित CDP में जो पेडागोजी होता है उससे और पेपर 1 पेपर 2 में जो भी CDP से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित आज हम लोग 120 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये हम लोग का पार्ट 1 वीडियो पार्ट 1 है। यदि रिस्पांस ठीक ठाक रहा तो पार्ट 2 भी आएगा, इसमें भी हम लोग 120 प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार के वीडियो बनाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन किस प्रकार से दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ऑप्शन 2 है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। ऑप्शन 3 है लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऑप्शन 4 है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 2 है, एक प्रगतिशील कक्षा में, यदि आप लोग इंग्लिश वाले छात्र इधर भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भाई बहन इधर भी आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर और साफ और सटीक दिखेगा। तो क्वेश्चन 2 है, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, और चौथा कह रहा है विद्यार्थियों को अनेक अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करने चाहिए। तो ये क्या है? निगेटिव टाइप का वर्ड है। आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। यही क्या होता है? एक प्रगतिशील कक्षा का एक माहौल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 देखेंगे। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेह वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी। ये तो आपका क्या है? ये गलत हो जाएगा, निगेटिव दिखा रहा है। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रोत्साहन निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। छात्रों में प्रत्याहार और निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, यही आपका निगेटिव वर्ड है। अधिगम की प्रक्रियाओं में अर्थहीन होगी, अधिगम की जो भी प्रक्रिया अर्थहीन होगी तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। पाठ मतलब होता है कोई भी बालक क्या है, प्रारंभिक अवस्था में कुछ भी सीख रहा है और सीखने में उसको थोड़ा बहुत कठिनाई आ रहा है, तो आप थोड़े से इशारा करते हैं, थोड़े से उसको सहयोग करते हैं, हिंट करते हैं, तो उस काम को क्या करता है? अच्छी तरीके से सीख जाता है। जैसे कोई बालक साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाने में क्या कर रहा है? वो बार बार गिर जा रहा है। यदि आप पीछे से पकड़ लेते हैं तो आसानी से साइकिल को चलाने लगता है, फिर छोड़ देते हैं, वो फिर पीछे से आप लोग छोड़ देते हैं तो साइकिल वो आसानी से चलाने लगता है, यानी वो साइकिल को सीख जाता है। तो थोड़े से मदद को ही क्या कहा जाता है? पाड़ कहा जाता है, ढांचा कहा जाता है, मचान कहा जाता है। तो ये आपके प्रश्न 3 का उत्तर आपका 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न 4। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही कह रहा है? विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। 2 है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी सामाजिकरण के द्वितीय कारक है। तीसरा समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिक द्वितीयक कारक हैं। तो इसमें ये तीनों गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जहाँ भी प्राथमिक कारक आए तो जो परिवार होता है वो प्राथमिक कारक होता है और जो विद्यालय आपका द्वितीयक कारक होता है। तो प्राथमिक कारक आपका क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा, क्योंकि बालक क्या होता है? परिवार से ही पहले सीखता है, उसके बाद क्या करता है? स्कूल में जाता है। तो प्राथमिक कारक क्या हो जाएगा? आपका विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखेंगे हम लोग। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धि उपलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। और चौथा है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 देखेंगे। लॉरेंस कोहलर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन
दो हो जाएगा प्रथागत नैतिक विकास को दर्शाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे 7 है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिक्षेप अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। कह रहा है जो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम का जो सिद्धांत है किस पे महत्व देता है, किस पे जोर देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरणों पर क्या करता है, ये महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा स्कीमा मनोबद्ध यानी स्कीमा के रूप में क्या करते हैं, वर्णित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दे दिया है अमूर्त सोच का विकास दिया है, ऑप्शन 2 दिया है विकास एवं सोच में केंद्रीकरण दिया है, 3 दिया है परिकल्पित निगमनात्मक सोच दिया है, 4 दिया है संरचनात्मक और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण। क्या हो जाएगा, विचार और सोच में केंद्रीकरण। क्या है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है उसमें विकास का मुख्य गुण क्या होता है, विचार और सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10 है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। नहीं भाई, विकास तो कहीं भी हो सकता है, विद्यालय में नहीं जाएंगे तभी आपके शरीर का विकास होगा। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये भी गलत है। विकास बहुआयामी होता है, ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। विकास क्या होता है, बहुआयामी होता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। संवेदिक, मूर्त या अमूर्त। दूसरा दिया है अमूर्त सांवेदिक या मूर्त। तीसरा दिया है मूर्त अमूर्त या सांवेदिक। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, पहले सांवेदिक गामक अवस्था हम लोग जानते हैं, फिर मूर्त अवस्था जानते हैं, फिर अमूर्त अवस्था जानते हैं। पहले सांवेदिक अवस्था मतलब होता है जो भी बालक होता है अपने संवेगों के ही माध्यम से इशारा इत्यादि करता है। उसके बाद थोड़ा सा और उसके मानसिक विकास हो जाता है तो मूर्त चीज़ों को जानने लगता है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उसको मूर्त चीज़ें हम लोग कहते हैं। और जो अमूर्त होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो बालक का जैसे जैसे विकास होते रहता है तो वो अमूर्त चीज़ों को भी वो जानने लगता है। अमूर्त चीज़ों में जैसे क्या होता है, सोच को हम कह सकते हैं, विचार कर सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, ये सब क्या है, अमूर्त हैं। जो कल्पना इत्यादि होती है उसको अमूर्त हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है। भाई प्रक्रिया में बाधा कैसे हो सकता है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता है, ये भी बिल्कुल निगेटिव है, बात कह रहा है। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड है, ये भी गलत है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, ये आपका ऑप्शन 4 सही है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं उसको समावेशी कक्षा कहते हैं। कक्षा में पर जोर होना चाहिए, किस प्रकार से जोर होना चाहिए, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, नहीं ये गलत हो जाएगा। अभिभेदी समरूपी निर्देशों पर, तो ये भी जहाँ निर्देश देने की बात है वो भी गलत हो जाएगा। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर, अलगाव की बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। हर बच्चे के सामर्थ्य को सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए, जहाँ पे अवसर प्रदान करने की बात की जाए वो बात सही सटीक होता है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 14। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो मंदित छात्र कह सकते हैं, विकलांग कहेंगे, या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या छात्र जिसका असशक्त शरीर है। तो हम किससे संबोधित करेंगे, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है।
यानी दिव्यांगता माने जो विकलांग बच्चे रहते हैं उसको किस प्रकार से आप किस शब्दावली का प्रयोग करेंगे, तो छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है उसको आप लोग विकलांग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिव्यांग कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। 15 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करने चाहिए। कह रहे अधिगम कठिनाइयों से जो भी छात्र जूझ रहे हैं, उनको कठिनाई हो रही है, उनके ज़रूरतों से संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या नहीं करने चाहिए। यानी अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करने चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल क्या नहीं करने चाहिए, करने चाहिए। तो यहाँ निगेटिव टैग वर्ड पूछ रहा है तो निगेटिव ही होगा। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्री उपांगों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना। जहाँ जटिल की बात कर रहा है, जटिल संरचना का आप लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। निगेटिव का क्या होता है, निगेटिव होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 16 होता है सर्वजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सर्वजनात्मक की पहचान की प्रमुख लक्षण क्या है। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता या असतर्कता। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा अपसारी चिंतन। क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, कह रहा है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। नहीं जी, टालनी नहीं चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण देने चाहिए, ये सही है। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी आपके गलत होंगे। आगे हम लोग देखेंगे 18 है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्या हो जाएगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे 19 अधिगम की अवप्रेरणा को किस प्रकार, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। जो अधिगम की अभिप्रेरणा है इसको किस प्रकार से कायम रखा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। बच्चे को दंड देकर, वैसे जहाँ दंड देने की बात है ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये भी गलत हो जाएगा। तुरंत याद जहाँ करने की बात है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शर्मिंदगी क्या चीज़ है। शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। जो शर्मिंदगी होता है संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ये आपका सही हो जाएगा। जो शर्मिंदगी होता है वो नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 21 निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। जो अध्यापन अधिगम होता है उसका सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विषय वस्तु को यथावत याद कराना है, जहाँ याद कराने की बात आ जाएगा वैसे ही गलत हो जाएगा। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। इसके बाद बिना विश्लेषण के अवलोकन माने ही, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। अनुकरण नकल, ये भी, तो ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखेंगे 22 एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों को विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दंड की मात्रा, भाई दंड नहीं देना है, ये भी गलत हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं के लिए अर्थपूर्ण है, ये सही हो जाएगा। इसके तीसरा कह रहा है इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियों करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग, जहाँ अलग करने की बात आएगी ये गलत हो जाएगा। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, नहीं, ये भी गलत है।
आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, उम्मीद करें आप लोग को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल हम लोग PDF से देख रहे हैं, और जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इंग्लिश भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी बहुत क्लियर साफ साफ दिख रहा होगा। नेक्स्ट है हम लोग का, बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब, बच्चों को सीखने में कठिनाइयाँ होती हैं जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, दो आंतरिक रूपों से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। सूचना को क्या है, टुकड़ों में प्रस्तुत नहीं करने हैं। इससे क्या होगा, बच्चों को सीखने में बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। 24 है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। जहाँ दे दिया उत्तेजना और उच्च भय भैया, एक मिनट, जहाँ उच्च भय होगा वहाँ किस प्रकार से अधिगम होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। निम्न उत्तेजना उच्च भय, जहाँ उच्च भय होगा वहाँ नहीं होगा। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, भाई कोई उत्तेजना नहीं रहेगा, कोई भय नहीं रहेगा, यानी किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं रहेगा सीखने में, तो बालक सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, अधिगम जो होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा। 25 से, अधिगम का संरचनात्मक विकास यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों को कोई भूमिका नहीं होती है। अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या बच्चों में कोई भूमिका नहीं होती है। भैया बच्चे जब तक बच्चे नहीं होंगे, सक्रिय नहीं होंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, तो अधिगम किस प्रकार से होगा, नहीं हो पाएगा। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, नहीं भैया, बच्चे अपने आसपास इन्वायरमेंट पे भी निर्भर रहते हैं। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बात सही है, आपके बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय भूमिका निभाएंगे, तभी तो अधिगम अच्छे तरीके से होगा। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। योग्यता सुधार्य, योग्यता अटल, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा धारणा उपयुक्त है। असफलता अनियंत्रित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा योग्यता सुधार, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी योग्यता अटल नहीं है, ये भी गलत है। प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी गलत है। असफलता अनियंत्रित, ये भी गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 27, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, अन्वेषण और संवाद। क्या होता है, अन्वेषण और संवाद। बाकी आपके प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, ये भी गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, जहाँ पाठ्य पुस्तक केंद्रित होगा वो इसे ही गलत हो जाएगा। बारंबार परीक्षा, नहीं भैया, बारंबार परीक्षा नहीं ले सकते हैं आप लोग। आगे हम लोग देखेंगे, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो क्या ये संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, या स्वयं नियमन है, या आत्म केंद्रित या मनोवैज्ञानिक विकार है। तो यह क्या है आपका, स्वयं नियमन है। क्या है, स्वयं से बात करिए, स्वयं नियमन है। नेक्स्ट है हम लोग का, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन जो पद्धति है उसका क्या लक्ष्य होने चाहिए। विद्यार्थियों का नामांकित करना, नहीं भैया। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, जहाँ विभाजित नहीं करना है। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की जो भी ज़रूरत है एवं जो भी आवश्यकता है उसकी पहचान करना है। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक, जहाँ उच्च अंक की बात हो जाए वो भी गलत है। जहाँ व्यवसाय की बात कर रहा है, उच्च अंक की बात कर रहा है, ये सब गलत होते हैं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार परिरोपित किया जा सकता है, यानी जो बच्चे के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से परिरोपित किया जा सकता है।
क्या केवल आनुवांशिकता पर नहीं, केवल पर्यावरण पर ये भी नहीं होगा, न आनुवांशिकता न पर्यावरण, भाई ये तो बिल्कुल गलत हो जाए। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक यही आपका सही हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर हो जाएगा। तो हम लोग 30 प्रश्न पूरे देख चुके हैं, फिर हम लोग 30 प्रश्न और देखेंगे। कुल मिला के आपके 4 सेट है, तो चारों सेट को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बाल्यावस्था की अवधि में विकास, बाल्यावस्था की अवधि में विकास क्या धीमी होता है, तेज होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमको बताना है। तो धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। क्या विकास को हम लोग माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं, ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। तीसरा है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, दूसरा है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, तीसरा है में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, नहीं भैया इसमें दोनों होते हैं। अनियमित और असंबद्ध होता है, ये भी गलत है, ये आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। यानी बाल्यावस्था में जो भी आपके विकास होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुस्तरीय और मिश्रित होते हैं। दूसरा है निकष्ट विकास का क्षेत्र क्या है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क एवं अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, ते ही इसका उत्तर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, कह रहा है जो जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त मतलब जिसमें चीज़ें दिखाई नहीं देती है, जिसमें क्या होता है अपने विचार प्रकट करने होते हैं, एक तरह से कल्पना करने होते हैं, चेतना इत्यादि की बात होती है, वही अमूर्त होता है। तो इसमें कह रहा है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है, तो यही सही हो जाएगा। अभी आपको बताया है क्या करना, परिकल्पित माने कल्पना करना, निगमनात्मक तर्क लेना, तर्क जैसे क्या ये सही है गलत है इत्यादि का तर्क कर लेना, प्रतिज्ञप्ति चिंतन करना भाई क्या हम पढ़ेंगे नहीं तो पेपर देंगे तो ख़राब हो जाएगा। सीटेट में अगर सीटेट अच्छी तरीके से हम तैयारी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इत्यादि चिंतन करना भी क्या होता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही आता है। बाकी आपके ये जो है 3 ये गलत हैं। 4 है लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। कह रहा है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास, दूसरा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, तीसरा है यंत्री उद्देश्य अभिविन्यास, चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। अगर जो किसी प्रकार की कोई त्रुटि हमसे हो रही होगी, कोई कमी महसूस हो रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको हम अच्छी तरीके से सुधार करके फिर आगे आप लोग को चीज़ें लेके आएंगे। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। कह रहा है जो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। ये आपका बुद्धि के प्रकार दे दिया है, जैसे स्थानिक बुद्धि है, अंतरावैयक्तिक बुद्धि है, भाषिक है और शारीरिक गति संवेदना है। और ये जो अंतः स्थिति अनुपालन संभावना है ये इधर दे दिया है। तो इसमें जो सही है आपका 4 ही सही है। शारीरिक गति संवेदना जो क्या है एक खिलाड़ी के संबंधित है, यानी खिलाड़ी से संबंधित क्या करता है ये अनुपालन करता है, जो शारीरिक गति संवेदना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लेह वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा कह रहा है बच्चे
भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। क्या भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं? नहीं भैया, ये तो गलत है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। जो भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। नहीं, स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा के माध्यम से क्या होगा? उनके संज्ञानात्मक विकास होंगे। आगे हम लोग देखेंगे 7, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होते हैं। भैया ये तो गलत है, सहायक होते हैं। बच्चों का अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, नहीं, ये भी गलत है। रुकावट किस प्रकार से उत्पन्न करेगा? कह रहे अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने में के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल एवं असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है, नहीं, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 8 देखेंगे। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? कह रहा है कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने के लिए, यानी छात्र और छात्रा जैसे क्या कहते हैं, महिला और पुरुष में जो भी अंतर होता है उसको कम करने के लिए, विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? यानी कौन सी ऐसी पद्धति है जो सबसे प्रभावशाली है, जिससे यह रूढ़िवादिता, जो भी जेंडर रूढ़िवादिता है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। लिंग, पहला कह रहा है लिंगों के जैविक अंतरों की अपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकारना, तो नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भैया। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, नहीं, जब प्रबल करेंगे तो कहाँ से रूढ़िवादिता कम होगा। इसके बाद कह रहा है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, नहीं भैया, समूह कैसे हम समूह बनाने की बात कर रहा है, वो भी एक ही लिंग का, यानी बाकी लोग को छांट देगा। चौथा कह रहा है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, ये सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह, मिश्रित में सभी प्रकार के लिंग हो, उसमें उस बालक हो बालिका हो जो भी हो, सब लोग एक साथ हो, एक समूह बनाइए और आपस में क्या करें, विचार विमर्श करें। इसके बाद अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीय को समझना चाहिए। कह रहे अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए, एक गुण और साधन के रूप में, एक रुकावट को नहीं भैया, रुकावट के रूप में नहीं होगा, एक समस्या नहीं, ये भी होगा, एक व्यवस्थागत मुद्दा, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा एक गुण और साधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 देखेंगे। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के रूप में उपयोग करता है, नहीं, केवल पाठ्य पुस्तक नहीं देना है, उसके इन्वायरमेंट है, उसके सामाजिक ज्ञान भी देना है, उसके आसपास के जो भी चीज़ें हैं, खेल इत्यादि से भी ज्ञान देने हैं। अध्यापक बच्चों को उसकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत नहीं करने हैं, ये भी गलत है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक को पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, तो ये भी पुरस्कार और दंड नहीं करने हैं, आपको दंड किसी प्रकार के नहीं देने हैं। चौथा आपका सही हो जाएगा, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये आपका सही हो जाएंगे, ये आपके सही हो जाएगा। तो बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें क्या होता है, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? लेव वायस्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा और वी.एफ. स्किनर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा लेव वायगॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 12, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? कह रहा है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर नहीं कह रहा है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये भैया ये तो होना चाहिए इस प्रकार से,
नहीं की बात कर रहा है, निगेटिव बात कर रहा है तो निगेटिव हम लोग ढूंढेंगे। त्रिविमी नक्शे और चार्ट इसके माध्यम से भी पढ़ाए जाते हैं, ये भी नहीं होगा। बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, ये भी सही है, ये भी नहीं होगा। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, ये गलत हो जाएगा। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट नहीं होनी चाहिए, उसमें बड़ी मुद्रित प्रिंटिंग वाली कार्यशीट होनी चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे 13 समावेशी शिक्षा के पीछे 13 है समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्हित विचार है, मैंने किस प्रकार से विचार है? बच्चे को उसकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना है। जहाँ पृथक करने की बात आ जाएगी ये गलत हो जाएगा। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना, अलग अलग नहीं, छात्रों को एक साथ पढ़ाना, ये भी गलत हो जाएगा। दार्शनिक की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, ये सही है। दार्शनिकता की सभी शिक्षकों को सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार, ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 14 प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार से संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। इसके बाद दूसरा है ये प्रश्न देकर जिन्हें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ये आपका सही हो जाएगा। 15 है पठन वैकल्प बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? पठन वैफल यानी पढ़ने में क्या है, विफल हो रहा है, वैसे बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? उनमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, कह रहा है उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर क्या उसके जो पठन वैफल है उसको हम लोग पहचान कर सकते हैं? नहीं, इससे हम लोग पहचान नहीं कर सकते हैं। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, तो इसके द्वारा भी हम लोग इसकी पठन वैफल्य को नहीं जान सकते हैं। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 ही सही हो जाएगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। तो पठन वैफल यानी पढ़ने में विफल छात्रों को कैसे हम लोग पहचान करेंगे? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 16 प्रतिकूल परिस्थितियों और वांछित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? कह रहा है प्रतिकूल परिस्थितियों और वांछित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पद्धति प्रभावशाली नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिसके कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। जहाँ पे यहाँ पर ट्यूशन की बात कर रहा है, जहाँ पे निगेटिव वर्ड रहेगा ये निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा, बाकी आपके 3 पॉजिटिव है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था। कह रहा है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, का कोई आपसी संबंध नहीं है कि भूमिका नगण्य है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का ही विकास होता है, ये आप लोग सुने होंगे। 18 है कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, यानी एक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करना है तो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रायों को सुव्यवस्थित कर पाएँ। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाना। जहाँ वर्गीकरण की बात आ गया, नामांकित करने की बात आ गई, 3 गलत हो जाएगा, नहीं दूसरा आपका गलत हो जाएगा।
विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहन करना चाहिए जिससे वे बहुपरिक्षेप करने में सशक्त हों। ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण उपेक्षा, जहाँ उपेक्षा की बात आ जाए ये नहीं होगा, तो आपका पहला और तीसरा होगा, नहीं ऑप्शन ये हो जाएगा, पहला और तीसरा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 19 से अधिगम एक और प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, कैसी प्रक्रिया है पूछ रहा है। तो क्या अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है? क्या अधिगम एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है? क्या अधिगम एक सरल और व्यक्तिगत प्रक्रिया है? क्या अधिगम एक जटिल और निष्क्रिय प्रक्रिया है? इसका उत्तर हो जाएगा अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 20 देखेंगे। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को चाहिए, क्या चाहिए, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। तो कभी किसी चीज़ को टालना नहीं चाहिए, उपेक्षा भी नहीं करना चाहिए, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। यानी अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापकों को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए। जब वो समझेंगे तभी तो बालक को अच्छे तरीके से समझाकर पढ़ाएंगी, बताएंगी। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए, बजाय वातावरण के कह रहा सहयोगिक प्रतिस्पर्धित, यही इसका उत्तर हो जाएगा, सहयोगिक अतिस्पर्धित। यानी कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए और बजाय प्रतिस्पर्धित, यानी प्रतिस्पर्धा क्या करना चाहिए, क्लास में नहीं करना है। इस प्रकार के वातावरण आपको नहीं बनाना चाहिए। तो सहयोगिक क्या होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए, और वातावरण जैसा होना, क्लास का वातावरण आपका प्रतिस्पर्धित नहीं होना चाहिए। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 22। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? कह रहा है अधिगम को, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा, उसके अंदर प्रेरणा ना रहे के लिए कि वो अधिगम करे, पढ़ाई करे बढ़िया से, तो कौन सा पद्धति एक प्रभावशाली है? पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हों। दूसरा कह रहा है सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। नहीं भैया, सीखना जरूरी है, केवल कार्य पूर्ण करा के क्या होगा जब तक उसके माइंड में ये बात नहीं आएगी। 3 है वे कार्य जो देना जो कि बहुत सरल हो। सरल कार्य नहीं कराने हैं आपको, दोनों तरीके से कार्य कराने हैं, सरल और कठिन दोनों तरीके से कार्य कराने हैं। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर प्रदान उत्पन्न करना, नहीं, ये अवसर उत्पन्न नहीं कराना है। तो इसका उत्तर आपका 1 हो जाएगा। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थियों को कोई नया कौशल सीख रहे हों। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल, ये आपका सही हो जाएगा। तभी आपको हम पाठ बताए थे, क्या होता है कि थोड़े से सहायता करना जिससे बालक क्या हो जाए, अच्छी तरीके से सीख जाए, थोड़े से हेल्प करना। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात कर रहा है, निगेटिव हमें खोजना है। कह रहे बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये तो बात सही है। बच्चे प्रत्ययों स्वयं नहीं सोच सकते हैं, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उन्हें अन्वेषण और छानबीन की लालसा होती है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो ये आपका पहला भी सही है, तीसरा चौथा नहीं, दूसरा आपका गलत है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते हैं, भाई बच्चे स्वयं सोच सकते हैं। तो निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव प्रश्न का उत्तर निगेटिव उत्तर होगा। बच्चे विद्यालय में असफल होना, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या दर्शाता है? कह रहे हैं प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों की अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। कह रहे हैं निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ है। यही उसका सही उत्तर हो जाएगा। भाई जब बच्चे क्या हो जाते हैं, विद्यालय में असफल तो हो जाते हैं, तो उसका पूरा श्रेय तो विद्यालय का ही जाएगा। बच्चे को आप किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से अधिगम करा रहे हैं कि बच्चे असफल हो जा रहे हैं।
बाकी सब आपके सही होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 25, समूह में एक दूसरे को पढ़ाते और सहायता करने से, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का साक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। दूसरा है, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। भाई समूह में एक दूसरे से पढ़ने से क्या हो सकता है, भ्रांति उत्पन्न होगी, कभी नहीं होगा। भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, कभी नहीं होगा, तो ये गलत है। बच्चे का ध्यान भंग हो सकता है, ये भी गलत है। बच्चे में प्रतिस्पर्धा प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विधि है, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी बच्चे स्वयं के चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 26 से, एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विद्याओं को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। कह रहा है एक कक्षा में जो अध्यापिका है अपनी शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विद्याओं को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। क्या अध्यापक केंद्रित है, प्रगतिशील है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या व्यवहारवादी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रगतिशील। यानी एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र एवं आकलन की विद्याओं को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। आगे हम लोग देखेंगे 27 से, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। 3 है, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक देशी प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। निम्नलिखित आगे हम लोग देखेंगे 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। नहीं भैया, भूमिका बहुत बड़ी भूमिका होती है। कि बहुत कम भूमिका होती है? नहीं, बहुत कम भी नहीं होती है। प्राथमिक कारक है? नहीं, ये प्राथमिक कारक नहीं है। ये क्या है? एक प्रकार के द्वितीय कारक है। प्राथमिक कारक आपके क्या हो जाएंगे? घर हो जाएंगे, होम हो जाएगा। 30 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं ये प्रस्ताव पारित किए हैं, यानी प्रस्तावित किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन पियाजे। ऑप्शन ए हो जाएगा, जीन पियाजे ने प्रस्ताव किया है कि बच्चों का जो चिंतन होता है, चिंतन जो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं? सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? नहीं जा सकता, किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार नहीं कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निरंतर अभ्यास से क्या होता है? अधिगम होता है। यह आपके जीन पियाजे नहीं कहे, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब जीन पियाजे के द्वारा कहा गया है।
प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन से पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अम्यता, अनुत्क्रमणीयता। जिसका उत्तर सही हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास क्या होता है? एक पूर्व संक्रियात्मक विचार का सीमा नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डैश के अलावा, यहाँ जो खाली जगह है इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यह समय बिताने का एक सुगत तरीका है। इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी खेल में क्या हो जाता है, एक समय बिताने का तरीका भी है बच्चे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? और चौथा है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आपका 4 हो जाएगा, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कह रहा है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा कह रहा है थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, प्रशिक्षण, रैंकिंग। नहीं, ये गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता, समूह बनाना नहीं भैया, ये भी गलत हो जाएगा। जहाँ लेबलिंग करने की बात आ जाए, जहाँ उल्टा सीधा टीचर बातें बच्चों को करे, लेबलिंग करें, तुम तो पागल हो, तुम तो कमज़ोर हो, तुम गधे हो इत्यादि, ये सब ये भी निगेटिव वर्ड होता है। चौथा है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग जहाँ करना, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी निगेटिव है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवित है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। बाकी आपके जो भी है वो गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? कह रहे हैं उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 9, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। कह रहा है उच्च चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। तीसरा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब गलत रहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे एक उभयलिंगी व्यक्तित्व स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। दूसरा है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तीसरा है में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। और चौथा है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसको छोड़कर? अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति और ट्यूशन।
तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ट्यूशन। यानी बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, मीडिया, सामाजिकरण और सांस्कृतिक। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मानकीकृत परीक्षणों मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि पढ़ाई जा सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। भाई बुद्धि तो कई प्रकार की हो सकती है। आगे हम लोग देखेंगे 14 है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कह रहा शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। तीसरा है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। आपका जो चौथा है ये भी गलत हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। जो आपके सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है उससे संबंधित नहीं है। तो इसका इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। नहीं भैया, सॉरी, किया गया है लेकिन ये सही नहीं होगा। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ये भी सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों को उपलब्धि पर केंद्रित है। ये भी सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा। कह रहा है यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। यही सही हो जाएगा। ये निगेटिव बात कर रहा है, निगेटिव का निगेटिव ही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 16, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्धि वातावरण। तीसरा है सफल माता पिता और चौथा दिया है एक अनुशासित दिनचर्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया क्या है, एक प्रतिभाशालिता के कारण है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 17, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना, भाई हतोत्साहित नहीं होता है। वर्गीकरण करना ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पहले से अच्छा है, पहला भी सही है लेकिन पहले से अच्छा ही है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रभावशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। कौन सा तरीका नहीं, यानी
अति संवेदनशील जो बालक होते हैं उनको सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों को पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेशन, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। भाई निगेटिव होगा, इसका उत्तर आपका 4 हो जाएगा। 20 है, अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं विकलांग, डिसलेक्सिया, सृजनात्मक और प्रत्यास्थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सृजनात्मक। अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर बच्चों की पहचान करते हैं कैसे? सृजनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता है? किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करता है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति ईमानदार रहता है। यहाँ पे देखिए निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव हमें ढूंढना है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। अविसर उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अविसर उत्तरों वाला प्रश्न पूछना, ये इसका सही हो जाएगा। ये निगेटिव है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान और उत्तेजना। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। डर एक क्या है? संवेग है। 23 है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि जो दूध बूथ है पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, ये गलत है। बच्चों का परिवार बच्चों को प्रत्येक प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, ये भी गलत है। ये आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। अनुशासन बिल्कुल नहीं बनाए रखना है, थोड़े बच्चों को ढील भी देना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए नहीं। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। और चौथा कह रहा है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखेंगे। आपका सबसे सटीक उत्तर होगा, ये इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो 25 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बल, साहित्य, खुली ताकत सेल्फ में रखी हो, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 26 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ का सामग्री में से एक है। वे एक राज्य एवं राष्ट्र की अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों को और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन है। तो इसका उत्तर आपका ये सही हो जाएगा। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। क्या है ये? आपके निम्नलिखित में कौन से पाठ्य पुस्तक है वो उनके बारे में कह रहा है। 27 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ अब इसमें से प्राप्त की है। तो इसमें से इसका उत्तर चुनना है। क्या मानवतावाद है, व्यवहारवाद है, संरचनावाद है या संज्ञानात्मक सिद्धांत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा संरचनावाद। यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। नेक्स्ट 28 देखेंगे। कक्षा में बच्चों को प्रेरित
समझा जा सकता है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। भैया वर्दी पहनने से कोई ताल्लुक नहीं है। वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ये भी कोई मतलब नहीं है। वे सभी उपस्थिति में नियमित, ये भी नहीं है। वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ये सही है। आपका सबसे उपयुक्त क्या है? 4 सही है। 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? कह रहा है जो अधिगम में बच्चों के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। नियमित तो नहीं करने भैया। शिक्षक को विभिन्न उपकरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या नहीं करने, व्याख्या गलत है। कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। और चौथा है, शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ये सबसे सटीक है, आपका 4 सही है। 30 है आपका, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधने रखने के लिए, शिक्षकों को निर्देशन देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए। तब तक हम लोग 90 प्रश्न देख चुके हैं, 30 और प्रश्न बाकी है, तो फटाफट इसको भी हम लोग देख लेते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों का अंगांगों को की ओर का विकास होता है। इसका उत्तर आपका मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को में हो जाएगा। इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को क्या कहते हैं? शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास क्या होता है? मध्य भाग विकास के सिद्धांतों को हम लोग कहते हैं, या ये होता है। आगे हम लोग देखेंगे, स्कूल बच्चे के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूल बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों का क्या होता है? प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। ये एक प्रकार से स्कूली बच्चों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 देखेंगे। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देशन अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, समूह की अनुरूपता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण को प्राप्त करती है। संवेदी गामक पूर्व परिचालक, मूर्त परिचालक या औपचारिक परिचालक की। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण को प्राप्त करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5 है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाल केंद्रित एवं शिक्षा कार्यक्रम। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। कितने महीने में, किस महीने की आयु में के बीच में अधिकांश बच्चे क्या करते हैं? शब्दों को मिलाकर, छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर क्या करते हैं? वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 18 से 24 महीने में की आयु के बीच में अधिकांश बच्चे क्या करते हैं? शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाकर बोलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 देखेंगे, बुद्धलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी थी, यानी बुद्धलब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, स्टर्न के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 देखेंगे, सृजनात्मकता को की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विविध सोच, यानी जो सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखेंगे हम लोग,
किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ध्वनि संबंधी। जहाँ ध्वनि संयोजकों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, किसके नियमों के बताया जाता है, नियमों के अंतर्गत ध्वनि संबंधी के अंतर्गत बताया जाता है। 10 है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा भाषा निर्धारित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, यह उपयोग करता है। कह रहे अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना और परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? तो ये उपयोग करता है अनुमानित विधि का उपयोग करता है। किसका करता है? अनुमानी विधि का। 12 है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। 13 है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि लैंगिक एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिक एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिक एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्रेडिंग, कोडिंग, आंकलन और ग्रेडिंग संचयन प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। कह रहा है जो ग्रेडिंग है, कोडिंग है, आंकलन है, ग्रेडिंग है, संचयन प्रणाली है, इसके कुछ उदाहरण पूछ रहा है। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। नहीं, ये तो गलत है। कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि, ये भी गलत है। आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड है, ये भी गलत है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, ये सही है, आपका 4 सही है। 15 है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशालीता का मूल्यांकन करने के लिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 16 है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, समता एवं समान अवसर पर आधारित है। नेक्स्ट है, दिव्यांग जंग अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को बढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष, 3 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष या 6 से 22 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 6 से 18 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 20 है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियों प्रदान करने का तात्पर्य से है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिकता संरचना से है। 21 है, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि से अंतर्निहित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, संज्ञान बोध। यानी जो स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना, ये किससे संबंधित है? ये संज्ञान बोध से संबंधित है। नेक्स्ट है 22 हम लोग देखेंगे, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, मूर्त सोच कहा जाता है। 23 है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? विभेदी अनुदेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 24 है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, सामान्यीकरण। यानी जो प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का एक पूर्ववर्ती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हम लोग देखेंगे, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रतिरूपण का प्रयोग कर रहा है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 27 देखेंगे, मैत्र और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इनके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सतर्क हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, तार्किक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाता है। 30 और हम लोग का आखिरी प्रश्न है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका गतिबोधक। यानी बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे लगभग नहीं पूरे 120 प्रश्न है, ये जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के, ये पेपर ही आपके प्रीवियस ईयर का ही है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आया होगा, आप लोग को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक। यदि वीडियो में रिस्पांस बढ़िया रहा तो इस पे 120 प्रश्न और लेकर हम आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।